नमस्कार दोस्तों, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। भारत की भूगोल की श्रृंखला हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारा भाग 1 है जिसमें हम बात करेंगे भारत के बारे में सामान्य जानकारी जो भी होती है और इनसे संबंधित एग्जाम में कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास की हमारी श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और इसके बाद हम भारत की भूगोल की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करती है कि आपको भूगोल का यह जो श्रृंखला है वह इतिहास की तरह ही पसंद आएगा। तो पहला प्रश्न लेते हैं भारत के नामकरण के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत का जो नामकरण है वो विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत कहें, आर्यावर्त कहें, इंडिया कहें, हिंदुस्तान कहें या जम्बूद्वीप कहें। तो आखिर इन नामों की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की उत्पत्ति के बारे में। तो भारत की नाम की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई? तो ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख जन था भरत। तो इस भरत जन के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार पुराणों में यह कहा गया है कि दुष्यंत और शाकुंतला के पुत्र थे भरत, तो उन्हीं के नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। आर्यावर्त नाम की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि आर्यों का मुख्य रूप से यह निवास स्थल था यह क्षेत्र। इस कारण से जहां आर्य निवास करते थे उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। नेक्स्ट है इंडिया। यूनानी शब्द इंडोई से इंडिया शब्द बना और उस शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए होने लगा था और इसी कारण से इस क्षेत्र का नामकरण इंडिया हुआ। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो मध्यकाल में हम जानते हैं कि बहुत सारे अरबी फारसी लेखक आए और इन्होंने इस क्षेत्र को हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया और इसी कारण से इस क्षेत्र का नामकरण हिंदुस्तान भी पड़ गया। इसके अलावा जम्बूद्वीप की बात करें तो हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भारतीय क्षेत्र हेतु जम्बूद्वीप का भी नाम प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से भारत के अनेकों नाम हैं और उन नामों के पीछे विभिन्न प्रकार के कहानियां, मान्यताएं प्रचलित हैं। भारत को कितने प्रकार प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो प्राकृतिक प्रदेश 6 मुख्य रूप से बांटे जा सकते हैं, कहीं कहीं आपको 5 भी मिल सकते हैं। तो पहला प्राकृतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय मैदान। तो हिमालय क्षेत्र का जो हमारा प्राकृतिक प्रदेश है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा समुद्र तटीय मैदान। पांचवा भारतीय मरुस्थल और छठा द्वीपीय समूह। तो अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमें एक परिचय लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग माना जाता है? तो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है भारतीय महाद्वीप। तो यहाँ पर चित्र पर ध्यान देंगे कि लारेशिया और जो गोंडवाना लैंड है, ये दोनों पार्ट यह पेंजिया के टूटने से बना और इस गोंडवाना लैंड का यह जो पार्ट है यह भारतीय प्रायद्वीप भाग है और यही कालांतर में उत्तर पूर्व की ओर सरकता है और यही भारत प्रायद्वीप बनता है। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का भाग माना जाता है, तो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से कौन अलग करता है? तो यह करने वाला है हिमालय। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि को यह एशिया से अलग कौन करता है? तो एशिया से अलग करने वाला जो हिमालय क्षेत्र है वह एशिया से अलग करता है। तो ये इस तरफ और ये एशिया इस तरफ, तो बीच में हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों को देख लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में हम यहाँ देखें तो भारत की स्थिति यहाँ पर 7वीं है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल 8 देशों को याद रखना है। सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद चीन तीसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, 5वें स्थान पर ब्राजील है और छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पर हमारा भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर भारत है। लेकिन इसके साथ साथ भारत के बाद किस देश का स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो यह भी हमें याद रखना है और यह है अर्जेंटीना। तो ये 8 देश के नाम हमें क्रम से याद रखने हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो बड़े हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत लगभग 17.5% जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार विश्व में किस स्थान पे है? तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे है। तो यह पता चलता है कि भारत में जो संसाधन है उस पर जनसंख्या का कितना दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े देश कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवें पे ब्राजील। तो यहाँ पर आपको इंडोनेशिया को विशेष रूप से ध्यान रखना है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि हम ग्लोब को लेते हैं और उसको 2 भाग में बांटते हैं तो एक आता है उत्तरी गोलार्ध, एक आता है दक्षिणी गोलार्ध, और अगर इसको हम लंबवत रूप में बांटते हैं तो एक आता है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा आता है पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत इस गोलार्ध में स्थित है, तो इस गोलार्ध को हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो यह हमारा सही उत्तर होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आगे बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। तो यह हमें याद रखना है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। तो यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, लगभग 30 डिग्री होता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जिसे कि कर्क रेखा बोलते हैं। यहाँ रेड से जो लाइन खींची गई है यह कर्क रेखा ही है, और यह भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है, और यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत को किस कटिबंध में बांट देती है? तो भारत में देखा जाए तो ऐसे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन कर्क रेखा जो है यह उष्ण तथा उपोष्ण 2 कटिबंधों में भारत को बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर तथा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित स्थानों के मध्य समय में कितना घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का अंतराल होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुजरात का जो सबसे पूर्वी छोर है और जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर है, सॉरी, गुजरात का जो पश्चिमी छोर है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी छोर है, तो यहां पर जो अंतराल पाया जाता है वह 2 घंटे का इन दोनों स्थानों के बीच में अंतराल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? नैनी, इलाहाबाद से गुजरती है। कहीं कहीं आपको मिर्जापुर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आप इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? तो जो देशांतर रेखा यहाँ पर जो ग्रीन से लाइन खींची गई है यह भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा है। तो यह 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे चलते हैं, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय यानी कि GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर समय का अंतर पूछा जा रहा है, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक समय रेखा तो तथा कर्क रेखा आपस में किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानक समय रेखा जो हमारी यह है और जो कर्क रेखा जो ये ब्लू वाली है, ये दोनों इस स्थान पर एक दूसरे को काटती है। तो यह स्थान कौन सा है? यह है छत्तीसगढ़। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो गया कि मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा आपस में किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? तो यह काटती है छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा किन 8 राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, 5वां छत्तीसगढ़, छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किन राज्यों की राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है? तो 3 राज्य हैं जिनकी राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची से कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का जो अगरतला है वहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इन तीनों राज्यों के बारे में हमें याद रखना है जिनकी राजधानियों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में किस स्थान से गुजरती है? तो यह गुजरती है त्रिवेंद्रम से। त्रिवेंद्रम हमें याद रखना है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल में।
आगे चलते हैं, भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करेंगे। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर दक्षिण में अधिकतम विस्तार कितना पाया जाता है? तो उत्तर जो इंदिरा है और दक्षिण जो कन्याकुमारी, तो इसका अधिकतम विस्तार यानी कि इसके बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कितना है? यानी कि गौर माता जो पश्चिम में स्थित है कक्ष में, और जो वालंगू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इनके बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर। तो यह दोनों हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत, तो हमारा जो यह क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि पिग्मेलियन पॉइंट पहले कहा जाता था, और यह है ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो भारतीय की अगर सीमा देखें तो सीमा यहाँ अंडमान निकोबार तक, यहाँ क्षेत्रफल इसका पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर अधिकार है, प्रशासनिक रूप से यह भारत का क्षेत्र है। तो इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल है सुदूर उत्तरी बिंदु, लेकिन अब हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इंदिरा कौल अब लद्दाख में आ गया है, क्योंकि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर का अभी जो पुनर्गठन हुआ है, तो उसके बाद लद्दाख केंद्र शासित बन गया है, और जो इंदिरा कौल है अब वह लद्दाख में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम का बिंदु है गौर माता, जो कि कच्छ गुजरात में पड़ता है, यह पश्चिम का बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किब्यूथु वालंगू अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह हमें याद रखना है, किब्यूथु वालंगू अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो जो भूमध्य रेखा है यानी कि विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, तो उनके बीच और जो भारत की इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट तो यहाँ है इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट और जो भूमध्य रेखा है इनके बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। तो यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कितना है? तो 12 समुद्री मील तक है भारत की प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार। आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार जो इसकी गणना की जाती है, वह आधार रेखा से, जो समुद्र तट की जो आधार रेखा होती है उससे गणना की जाती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आधार रेखा क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो समुद्र तट होता है वह सीधा स्ट्रेट नहीं होता है, वो क्या होता है, कई स्थानों पर टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो एक आधार रेखा मान लिया जाता है। तो आधार रेखा वह होती है कि जो टेढ़े मेढ़े स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा। तो इस रेखा से 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील तक जो दूरी होती है वह प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार कहलाता है। तो यहां पर इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यह आधार रेखा जो होती है यह काल्पनिक होती है, भौतिक रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल का विस्तार कितना है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल को हम ये संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल भी कहते हैं। तो यह है 24 समुद्री मील। तो हमारी मान लेते हैं कि यदि हम आधार रेखा हमारी ये है, ठीक है, तो यहाँ से 12 समुद्री मील और फिर 12 आगे, तो 12 ये 24, तो ये 24 हो गया, ये हमारा भारत का संलग्न मंडल क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समुद्री क्षेत्र में अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार कितना है? तो आधार रेखा से यहाँ पर सभी जो मापन होगा, जो समुद्री सीमा का मापन होगा वह आधार रेखा से ही होगा। तो यह है 200 समुद्री मील यानी कि 200 नॉटिकल मील, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे बोला जाता है। और यह जोन जो सीमा होती है, यहाँ पर भारत को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान करने, नए द्वीप का निर्माण करने या जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, समुद्री संसाधन होते हैं, उनके दोहन का अधिकार होता है। तो इस क्षेत्र में हमें याद रखना है 200 समुद्री मील अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको बोला जाता है, या अनन्य क्षेत्र मंडल भी बोल सकते हैं।
अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय औसत समुद्र तल का मापन किस स्थान से होता है? तो चेन्नई का जो समुद्र तट है वहीं से औसत जो तल होता है समुद्र का उसका मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो इंडोनेशिया। तो ये हम अंडमान निकोबार हमारी यह जो सीमा है यहाँ पर देखें तो इसके बाद यहाँ पर आपको लगभग पास में यहाँ पर इंडोनेशिया मिलेगा। तो सबसे समुद्री निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया है, तो यह ध्यान रखना है श्रीलंका के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र कौन है? तो मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार जिसको बोला जाता है, और पाक जलडमरू मध्य यानी कि पाक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है भारत के पूर्वी घाट को। भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला भारतीय राज्य कौन है? तो गुजरात है सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात। और यदि एग्जाम में प्रश्न आए कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो वहां पर हमारा उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट आपस में कहां मिलते हैं? तो कन्याकुमारी जो हमारा दक्षिण बिंदु है मुख्य भूमि का, वहां पर तीन समुद्र मिलते हैं अर्धचंद्राकार रूप में। तो ये है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तो तीनों यहां आपस में मिलते हैं। कन्याकुमारी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो सारे जो द्वीपीय हैं उनकी तट रेखा की लंबाई और भारतीय मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जोड़ दें तो लगभग 7516 किलोमीटर लंबाई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, यानी कि भारतीय जो ये मुख्य भूमि है ये इस प्रकार यहां पर तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख चैनल और जल संधि या जल डमरू मध्य के बारे में बात करते हैं। तो 6 डिग्री चैनल किन के बीच है? यह है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनी काय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और यह है लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। ग्रेट चैनल है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। नेक्स्ट है पाक जल संधि, तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप के बीच में। तो तब जाफना प्रायद्वीप कहाँ है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको जल संधि, अंडमान और कोको द्वीप, यह है म्यांमार में। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, भारत एवं पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। 1896 में इसका निर्धारण किया गया था डूरंड लाइन का। मैकमोहन रेखा भारत चीन की उत्तर पूर्व सीमा रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की उत्तर पूर्व की जो सीमा रेखा है वह मैकमोहन रेखा है। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है? 7 देशों के साथ लगी है भारत की स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती है? तो टोटल 18। पहले 17 था, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर था राज्य तो उस समय टोटल 17 राज्य थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया है, संघ शासित प्रदेश बन गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो इस प्रकार एक संख्या बढ़ गई है, तो इसलिए हमें याद रखना है 18। तो 18 राज्यों की जो सीमाएं हैं वह पड़ोसी देशों के साथ मिलती है, जिनमें 2 संघ शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के तहत कितने पड़ोसी देशों को शामिल किया जाता है? यहां पर शब्दों को समझे। भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप की यदि हम बात करेंगे तो उसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश, ये 5 देश आते हैं। तो भारत के अलावा 4 और भी देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के तहत आते हैं, तो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आगे बात करेंगे, चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लद्दाख, जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और 5वां अरुणाचल प्रदेश। तो ये सभी राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय,
असम, त्रिपुरा एवं मिजोरम। टोटल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार यह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। तो मैप को देखते हुए आप पढ़ें कि नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो पहला, एक बार फिर से बोल देता हूं, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, ये रेड कलर का, और येलो कलर का यह सिक्किम। तो ये सारे राज्य आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला, यहाँ पाकिस्तान से जो सीमा बनाता है वह है पंजाब। दूसरा है जम्मू कश्मीर। तीसरा लद्दाख, लद्दाख की भी सीमा टच करती है पाकिस्तान से। और चौथा है राजस्थान, और पांचवा गुजरात। तो इस प्रकार से हमें भारतीय राज्य और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो सीमा लगती है उन्हें हमें याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सभी भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो 3 देश के साथ मिलती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। पहला है भूटान, दूसरा चीन और तीसरा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के 2 आंसर कहीं कहीं आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया जो समाचार पत्र है वहां पर मुझे पता चला कि इसमें अरुणाचल प्रदेश जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है 520 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। तो हमारा प्रश्न यह है कि वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ 520 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जबकि मिजोरम 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो कहीं कहीं आपको मिजोरम आंसर भी मिल सकते हैं इस प्रश्न का, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ वह है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है? तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम द्वीप किस पर स्थित है? रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? तो पंबन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन है? तो लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो यह जो छोटी सी सीमा है यह अफगानिस्तान के साथ भारतीय राज्य जो लद्दाख है संघ शासित प्रदेश वह सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के साथ सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख। अब देखते हैं कि चीन की जो सीमा यहां से स्टार्ट होती है इस प्रकार से, तो ये यहां पर लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है। इसके अलावा और भी राज्य हैं जो चीन के साथ साझा करते हैं सीमा, लेकिन हमें अब लद्दाख का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अभी यह क्षेत्र जो है नया संघ शासित प्रदेश बना है, तो एग्जाम में इससे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो इस वाले जो भाग को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाले राज्य। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ राजस्थान सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ मैप में देखते भी चले और समझते भी चले तो अच्छे से ये याद हो जाएगा, फिर आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ हमारा एक संघ शासित प्रदेश है, वह सीमा बनाता है और वह है लद्दाख। तो इसको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो एक बार फिर से लद्दाख चीन के साथ लंबी सीमा बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल। नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है बिहार। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं नेपाल के साथ बिहार अपनी सीमा जो बना रहा है वह अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने देखा ही कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो स्रोत है उसके अनुसार मुझे मिला है कि 520 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। जबकि मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम यहाँ पर जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है वह मात्र 510 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है आसाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूटान और आसाम।
नेक्स्ट बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से लंबी सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल। तो ये थे राज्य और देश जो सीमाएं साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो सिक्किम। सिक्किम को देखें तो इधर पश्चिम की तरफ नेपाल, उत्तर की तरफ चीन और पूर्व की तरफ भूटान। तो सिक्किम 3 राज्यों के सीमा के साथ मिलने वाला राज्य है, भारतीय राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है? तो 7 देशों के साथ जलीय सीमा लगी है भारत की। पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, जैसा कि हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य कौन है? तो बांग्लादेश हमारा जो पड़ोसी देश है, तो उसकी सीमाओं से घिरा हुआ भारतीय राज्य है त्रिपुरा। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि इस प्रकार से यह त्रिपुरा है और यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है। अब बात करेंगे भारत के राज्य के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। तो भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हाल के कुछ महीनों में देखें तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में व्यापक रूप से बदलाव आया है और निश्चित रूप से इससे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो अब अपडेट प्रश्नों के साथ हमें पढ़ना है और इसी कारण से हम यहाँ पर जो सारे अपडेट है उनके साथ प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 बहनों की संज्ञा किन राज्यों को दी जाती है? तो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, इनको 7 बहनों की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है भारत में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा। तो गोवा को आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री तट रेखा वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऐसे राज्य जिनकी जो सीमा है वह समुद्र को स्पर्श करती है, जहाँ समुद्र तट है वहां पर, तो ऐसे राज्यों की संख्या है 9। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह 8 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी लगती है। तो यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? तो यह है मध्य प्रदेश से और सबसे कम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। तो मैप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो सोनभद्र। अभी चर्चा में भी रहा है सोनभद्र जिला। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है अभी समाचारों में सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? तो यह सोनभद्र जिला जो है यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को देख लेते हैं क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में बदलाव आया है, तो एक नजर डाल लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुदुचेरी, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छठा दमन दीव व दादर नागर हवेली। तो दोनों पहले अलग अलग थे लेकिन इनको एक बना दिया गया है और इनकी जो प्रशासनिक राजधानी रहेगी, जो केंद्र रहेगा, वह रहेगा दमन। 7वां है जम्मू कश्मीर और 8वां है लद्दाख। तो इस सूची को आपको याद रखना है। तो इसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश टोटल भारत में हो गए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 जिले हैं जम्मू कश्मीर में टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? 2, कारगिल एवं लेह। तो लेह और कारगिल ये 2 जिले हैं लद्दाख में, तो यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए? तो 31 अक्टूबर 2019 को इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख। अब लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आगे चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कितने राज्यों तक है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसका विस्तार 3 राज्यों तक है। तो पहला है हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा राजस्थान। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह राज्य क्षेत्र जिसकी सीमा दिल्ली से लगती नहीं है किंतु वह राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ पर एनसीआर,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। तो यह है राजस्थान, इसके 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर। तो ये आप मैप देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है वह उसकी सीमा भौतिक रूप से राजस्थान को स्पर्श नहीं करती है, लेकिन फिर भी अलवर और भरतपुर जो इसके 2 जिले हैं राजस्थान के, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये हैं 4। यहाँ पर समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जा रही है। आगे बात करेंगे 3 राज्यों में विस्तारित केंद्र शासित प्रदेश। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांडिचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भौतिक रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला है यनम, यह आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है कराईकाल, यह तमिलनाडु में है। तीसरा है माहे और यह केरल में है। तो इस प्रकार इसकी सीमा, इसकी जो क्षेत्र है वह 3 राज्यों में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र रहे? तो पहला है दादर एवं नागर हवेली। तो यह क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन रहा कब तक? 1954 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन एवं दीव। दमन एवं दीव 1961 तक यह पुर्तगाल के क्षेत्र में रहा और उसके बाद भारत का नियंत्रण स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा। गोवा भी यह पुर्तगाल के क्षेत्र में रहा 1961 तक और उसके बाद भारत के नियंत्रण में आ गया। तो यह हमें याद रखना है, पुर्तगाल के अधीन रहे क्षेत्र दादर नागर हवेली, दमन और दीव, और तीसरा गोवा। तो ये क्षेत्र को आपको याद रखना है जो पुर्तगाल के अधीन रहे। ठीक है, तो इस तरह से आप मैप पे देख के याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद फ्रांस के अधीन रहे क्षेत्र। तो फ्रांस के अधीन रहा था पुदुचेरी। तो पांडिचेरी 1954 में भारत के नियंत्रण में आया और स्वतंत्रता के बाद भी यह फ्रांस के अधीन रहा। तो यह हमें याद रखना है। तो इस तरह से मैप के साथ आप याद रखेंगे तो निश्चित ही रूप से ये सारे प्रश्न एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा भूगोल से संबंधित सामान्य अध्ययन का पार्ट 1। पार्ट 2 के साथ हम बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।